नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह स्वागत करती हूं आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में टीएसटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने कुछ टर्म्स पे, कुछ फैक्ट्स पे डिस्कशन किया है, चर्चा किया है। अब हम क्या करते हैं, आइए इस कड़ी को स्टार्ट करते हैं जिस कड़ी के लिए हम आप जुड़े हुए हैं, यानी टीजीटी पीजीटी की जिस क्लास के लिए हम आप जुड़े हुए हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। स्टेप टू स्टेप हम उसमें आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर में आपसे बात की थी और कहा था कि अगर हमें किसी एग्जाम्स को क्लियर करना है, किसी एग्जाम्स को पास करना है, तो हम सबसे पहला क्या कार्य करें। मैंने बताया था आपको कि आप सबसे पहले अपने टेबल पर उस एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी रख लें, मतलब सिलेबस उठाएं और वहां पे लगा दें। सिलेबस को आप पूरे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि सवाल मेरा वही था कि क्या सिलेबस किसी भी एग्जाम्स की 15% तैयारी होती है, तो बिल्कुल होती है। जब आप उस पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर करते चले जाते हैं, तब आपको स्वतः समझ में आ जाता है, आपको स्वतः संज्ञान हो जाता है कि अब हमने इतने चैप्टर क्लियर कर लिए और उसके बाद क्या करना है। मैंने एक और चीज बताया था, सिलेबस के साथ साथ आप क्या कार्य करें, एक टॉपिक जब सिलेबस का उठाएं और उसके सारे जितनी भी थ्योरी है, प्रिंसिपल्स है, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी उसके डिफिनीशंस है, सब पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उससे जुड़े सारे प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे। यानी अब तक जितने भी उस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस इस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम क्या करें, अब उसको सॉल्व करें। इसी कारण मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्लीज आप आज से ही और अभी से सिलेबस नोट करना सीखें किसी भी एग्जाम्स के लिए। और इसी कड़ी में आइए टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को देखते हैं। जैसा कि आपके सामने स्लॉट पे है, राजनीतिक शास्त्र अथवा नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स के लिए ये हम पढ़ रहे हैं। टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी के लिए हमने सिलेबस लिया और सिलेबस को मैंने जब उसको देखा, आप जब भी सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस को देखेंगे, तो आपको उसमें 3 बड़े थीम दिखाई देंगे, 3 मेजर टॉपिक दिखाई देंगे। एक क्या, भारतीय संविधान, दूसरा राजनीतिक दर्शन, तीसरा राजनीतिक सिद्धांत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। हम अब इन सब बातों को, इन सब मेजर टॉपिक को क्या करें, इन सब मेजर टॉपिक को डिस्कस करें और देखें कि हमें वास्तव में इन मेजर टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। मतलब हमने इस सिलेबस को उठाया और देखा कि 3 मुख्य आधारशिला में नजर आई। एक क्या दिखी, भारतीय संविधान, दूसरा राजनीतिक दर्शन, तीसरा राजनीतिक सिद्धांत। अब हम क्या करें, तो अब हम पहले टॉपिक की बात करें। मतलब ये तो हमने मेजर देखा, मेजर के अंदर कितने सब टॉपिक हैं, कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक हमें अभी पढ़ना है जो हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम उसकी बात करते हैं। भारतीय संविधान, इसमें क्या पढ़ना है, तो संविधान के सारे उपबंध जो भारतीय जनता ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से, संविधान सभा से अपने लिए मांगा था, चाहे वो प्रस्तावना के रूप में मांगा था या भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार के रूप में मांगा था, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मांगा था, या अपने लिए एक ऐसे संसद के निर्माण की बात की थी जो उनके हितों की बात रख सके, या ऐसे न्यायपालिका की बात की थी जो निष्पक्ष हो तथा क्या कर सके, उनको निश्चित ही न्याय दिखा सके। जब इस प्रकार के आप उपबंध की मांग स्वतः करते हैं तो आप इसके अंदर बहुत से फैक्ट पाते हैं। जैसे भारतीय संविधान के सारे उपबंध जो भारत की जनता ने मांगा है अपने संविधान से, इसका मतलब भारतीय संविधान के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान जो अभी हमने देखा उसका मेजर टॉपिक, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के स्रोत। क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब सोर्सेज ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ने, स्रोत क्या है? तो भैया मैं आपसे ये कहूं कि आप टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपका स्रोत क्या है? तो आपने कहा मैंने ये बुक लिया, मैंने इस कोचिंग के माध्यम से तैयारी की और मैंने पाया कि मुझे कुछ रिजल्ट पॉजिटिव मिले या निगेटिव मिले जो आपको मिला। इसका मतलब आपने सोर्सेज ली। भारतीय संविधान के स्रोत यही है कि भारत के संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं वो उपबंध कहां से लिए गए हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, आपात उपबंध कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से समाहित हैं, केंद्र में 2 प्रकार की सत्ता कार्य कर रही है भारत में, ठीक, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की, ये सब कहां से लिए गए हैं? तो ये क्या बताता है? भारतीय संविधान का स्रोत बताता है कि भैया मैंने यहां से लिए और लेने के बाद मैंने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल किया और करने के बाद मैंने उसे भारतीय संविधान में लागू किया। जैसे हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले लिया जापान से, मौलिक अधिकार ले लिया हमने भाग 3 को मौलिक अधिकार ब्रिटेन से लिया। मतलब कहने का यह है कि हमने, जैसे मेरे इतने कहने का मतलब यह है कि मैंने नागरिकता, न्यायपालिका की बात, संसदात्मक शासन प्रणाली, ये कहां? ये ब्रिटेन से लिया। आपात उपबंध मैंने जर्मनी से लिया। संसदात्मक शासन प्रणाली मैंने साउथ अफ्रीका से लिया। मैंने इतनी जगहों से जब ये सब लिया तो मैंने क्या किया? बताया ना कि मेरे भारतीय संविधान का स्रोत है। जब मेरे भारतीय संविधान का ये स्रोत है, इसका मतलब एक टॉपिक हमारा ये मेजर होगा जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ऐसे ऐसे उपबंध, ऐसे ऐसे भाग, ऐसे ऐसे अनुच्छेद कहां से लिए गए। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करें। जब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं वो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की विशेषताएं मतलब भारत का संविधान कौन कौन सी विशेषता लिए हुए है। अगर भारत का संविधान संघ और राज्यों में बटा है तो भी इकहरी नागरिकता लिए हुए है, क्यों? भारतीय संविधान अगर संघात्मक की बात करता है तो उसमें कभी कभी हमें एकात्मक लक्षण क्यों दिखते हैं? इसका मतलब हम कभी कभी अर्धसंघी क्यों पाते हैं? हम इसकी बात किसमें करेंगे? इसकी बात हम दूसरे मेजर टॉपिक में करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं में। संविधान सभा की मांग मेरा तीसरा टॉपिक है, जो अभी देखिए मैंने क्या बताया, ये आपके प्रथम मेन हेडिंग का, यानी जो आपका मेजर हेडिंग है उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपको दिख रहे हैं उन्हें हमें क्लियर करना, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है इसकी बात हो रही है। तीसरे टॉपिक की जो हम कह रहे हैं संविधान सभा की मांग और गठन, तो भैया संविधान सभा है क्या? अगर संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, मैंने इस पेन की मांग की तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि ये पेन क्या है। तो संविधान सभा क्या है? संविधान सभा आज की संसद की तरह कार्य करती थी। संविधान सभा एक ऐसा पटल होता था जिस पर बैठ के लोग संविधान का निर्माण करते थे, संविधान की रचना करते थे। वो इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या किया जाए, इसकी मांग की गई और क्या कहा गया कि हमें संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज भी हमारे यहाँ कुछ संविधान पूरे देश में अभी जो वास्तव में बिल्कुल नवीनतम संविधान उभर कर आया, जिसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था, नेपाल का संविधान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, संविधान सभा नहीं थी, और जब संविधान सभा नहीं थी तो ऐसे निर्मित संविधान को किसी ने मान्यता नहीं दी। इसलिए इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, बिना इसके किसी भी देश के संविधान का गठन नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या था, ये संविधान की मांग थी और संविधान के मांग और संविधान सभा के गठन की चर्चा करेंगे। कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों में से मुस्लिम लीग को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, किसने किसको समर्थन दिया, इस प्रकार करते हुए कितने लोग उस समय संविधान सभा में उपस्थित थे, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चौथे टॉपिक को अगर हम देखें, चौथा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर
ये कहा जाए कि ये वास्तव में संविधान की आत्मा है तो गलत नहीं है। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना वो आंख है जो बताती है कि अगर पूरे शरीर की रचना कर दीजिए और आंख ना हो तो उस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उद्देशिका अपने आप में इतना महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए बैठी है। यही प्रस्तावना है जिसने हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी, मुझे लगता है इस मार्कर से आपको दिख नहीं रहा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी की बात की है, आधारभूत ढांचे की बात की है। हम उस संविधान की उद्देशिका की बात कर रहे हैं। फिर एक टॉपिक आपके सामने है संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां, और इसके ही आगे मैंने लिखा है संविधान समिति। मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं और कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के समय, और उस समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, इन सब पर चर्चा होगी। एक एक टॉपिक को उठाया जाएगा। मेरे केवल और केवल सिलेबस के डिस्कशन करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि हम एक एक मेजर टॉपिक जो आपके सामने है उसके सब टॉपिक को तोड़ ले खंडों में, और उन्हीं को एक एक टॉपिक को उठाकर उसके सारे सारे डाउट्स क्लियर करा दें, और उनसे आ रही विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उनको हल करा लें। और मुझे नहीं लगता अगर हम इतनी मेहनत कर लें तो आप मेरे यहां से सफल होकर नहीं जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता है। ये मेरा आत्मविश्वास है और मुझे आशा है कि आप मेरे साथ रूबरू होंगे, समझेंगे और चीजों को उस अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी सफलता के आयाम को पा सके। तो दोस्तों इसलिए याद रखिए, सिलेबस को अगर आप जान गए तो 25% आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, इसलिए इसमें लग जाएं और इसको समझ लें। फिर मैंने क्या बताया आपको कि इसका एक और टॉपिक है नागरिकता। वही नागरिक जिसने अपने देश के संविधान का निर्माण किया, वही नागरिक जिसने कहा कि इस संविधान सभा में हम अपनी उद्देशिका को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। लेकिन वही ये नागरिक है जिसने बताया कि संविधान की शक्ति का स्रोत मैं हूं, मैं जो चाहूंगा, मुझे जो अधिकार चाहिए, मुझे जो समानता चाहिए, मुझे जो न्याय चाहिए, वो मुझे आप देंगे। इसलिए ये वो नागरिक है। और नागरिकता भाग 2 में इसीलिए दिया गया है, आप जाने कि भारतीय नागरिक हो या किसी अन्य देश के नागरिक हो, उनके अपने कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, उन्हें अपने कुछ मौलिक अधिकार अलग से दिए गए होते हैं, इसलिए नागरिकता समझे। फिर बात आती है मौलिक अधिकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही वो अधिकार है, यही वो अधिकार है जिस अधिकार के बिना आपका अस्तित्व नहीं है, आप मानव हैं, आपकी अपनी गरिमा है, आप अपने विकास की बात करते हैं, तो यही वो अधिकार है जो आपको इधर ले जाने के लिए प्रेरित करता है और आपके साथ एक मजबूत आधारशिला बनकर खड़ा होता है। अगर आपसे कोई यह अधिकार छीन ले, कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी देश में भ्रमण करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, तो चुप रहने का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। तो इस प्रकार जितनी चीजें हैं वो क्या है? तो ये वही मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में आपके लिए बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा होकर आपको दे रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अगर राज्य हमारे मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता, हम उस राज्य में रहते हैं, हम उस राज्य के नागरिक हैं और राज्य ने हमसे कहा कि भैया आप नागरिक हो, नागरिक होने के नाते हमने आपको यह अधिकार दिया है, तो वो राज्य ये भी कह रहा है कि कुछ नीति निदेशक तत्व हैं जिन्हें मैं भी मान रहा हूं, मैं आपको देना चाहता हूं। और आप क्या करते हैं? आप अपने अधिकारों के माध्यम से राज्य को रेगुलेट करवाते हैं कि वो आपको ऐसी ऐसी चीजों की सुविधा दे। अब क्या था, जब हमने नागरिकता पढ़ लिया, मौलिक अधिकार पढ़ लिया, राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ लिए, हमने समझ लिया कि हमें इतनी चीजें इसलिए मिली है कि अब तक हमारा विकास हो रहा है। अब मान लीजिए ये चीजें ना मिले आपसे, किसी ने आपकी ये चीजें छीन ली, तो उससे संरक्षण कौन प्रदान करेगा? तब आप चिल्लाएंगे कि हमें न्याय देने वाली एक ऐसी संस्था चाहिए जो क्या करे? जो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो,
जो एक ऐसा पटल हो जहां पे किसी भी तानाशाह व्यक्ति, किसी भी सर्वोच्च पद, किसी भी निम्न पद, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश का सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति है या जो देश का सबसे हायर कोटि का व्यक्ति है, वो ये ना कह सके कि न्याय मेरे लिए है, न्याय मुझ में समाहित है। कोई ना कह सके न्यायपालिका कैसी हो, निष्पक्ष हो। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। मतलब मेरा है कि आप केवल और केवल सिलेबस के खंडों को तोड़ लें और सिलेबस के खंडों को तोड़कर बढ़ते चले जाएं। जितने मेजर टॉपिक आपको दिख रहे हैं 3, उसके जो सब छोटे छोटे टॉपिक है उसको हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद देखिए फिर हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास कोई डाउट्स तो होगा नहीं। अब इसके बाद आ जाइए दूसरा, महान्यायवादी पढ़ेंगे। महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी बताता है कि सरकार को ये सुझाव देता है। सरकार, चूंकि देखिए हमारे यहाँ क्या होती है, एक महान्यायवादी को ऐसे समझ लीजिए, ना कोई सब्जेक्ट से समझिए ना किसी भी प्रकार से, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत व्यस्त हैं, आपके पास बहुत कार्य है करने के लिए और आपको यह नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे इस कार्य से वास्तव में कहां हानि हुई, कहां लाभ हुआ, और क्या इससे किसी के अधिकारों का हनन हुआ, या किसी ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाया, आपको यह बताने की कोशिश की कि जो आपने ये कार्य किया था गलत था, आपने उस उद्देश्य को दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया और आपको यह पता चलता है कि आपके द्वारा किए गए कृत्य की अवहेलना की जा रही है। इन सब से आपका संरक्षण और आपके द्वारा किए गए कृत्यों से दूसरों का संरक्षण अगर कोई सुझाव देता है, महान्यायवादी देता है, जो बताता है, ये एक विधिक अधिकारी होता है जो राज्य को, जो सरकार को सलाह देता है। फिर बात करते हैं संसद। संसद मतलब फिर वही संविधान सभा जो आधुनिक रूप में कार्य कर रही है, जो ये बता रही है कि आपके लिए बनाएंगे जब विधि, आपके हित के लिए बनाएंगे जब विधि, तो हम उसी पटल पर बैठ के बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जनप्रभुत्व हैं और आपने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में यहां बैठा दिया है, तो मैं आपके लिए ही तो कार्य करूंगा। ये क्या है? तो ये कार्य हमारी संसद करती है। गांव में सबसे छोटी इकाई पंचायत जो क्या करती है? न्याय देने का कार्य करती है। रीजन क्या है? कि गांव में अभी भी बहुत से लोग इतने ज्यादा सुविधाओं में नहीं आ पाए हैं या इतने ज्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा विकास नहीं है, लेकिन वहां ये पंचायत क्या है? एक न्याय के रूप में बैठी है, एक न्यायपालिका के रूप में वहां पे गठित हुई है, जो वहां छोटी छोटी समस्याओं को वही सुलझा देती है, जिससे न्यायपालिका पे ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है और लोग सहज ही न्याय अन्याय को समझ लेते हैं। यानी ये राज्य की सबसे छोटी इकाई है जो न्याय देती है। इसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जान लीजिए, जब गांव के छोटे स्तर से न्याय लोग जानने लगेंगे तभी जाकर वो देश के बड़े स्तर को समझेंगे। इसलिए पंचायत को समझा जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि हमने किसकी बात की, हमने अभी एक मेजर टॉपिक बात की, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के हमने इतने आयाम देख लिए, इतने हमने फैक्ट देख लिए, जो हमें क्या कर रहा है? बता रहा है कि हमें भारतीय संविधान में ये चीजें पढ़नी है। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ये है फिलॉसफी। क्या है? तो ये है फिलॉसफी। क्या करती है? तो ये बताती है कि भैया विचारक जो होते हैं वो समाज को बदल देते हैं। विचारक जो होते हैं वो समाज को बदल देते हैं। वो अपने विचारों से समाज में प्रभाव छोड़ते हैं। अपने विचारों से वो बताते हैं कि समाज का ये जो स्वरूप है ये गलत है और इसको इस ओर चलना चाहिए जिससे समाज का हित हो सके। यही विचारकों की बात अलग से किया गया और एक मेजर टॉपिक बना के दे दिया गया, राजनीतिक दर्शन। यानी आप क्या करें? तो उन विचारकों की बात करें, उन विचारकों को जाने जिन्होंने एक आदर्श मूलक नैतिकतापूर्ण आपके लिए कुछ ज्ञान दिया है, कुछ आपके लिए कार्य किया है और उन्होंने समाज को एक नई विचारधारा दी है और आपको उन्हें जानना चाहिए जिस पर आपका राजनीतिक सिद्धांत आधारित है। अगर इन विचारकों को ना पढ़ा जाए, इन विचारकों को ना जाना जाए तो ये सिद्धांत क्या होंगे? ये सिद्धांत की वास्तविक
जो ज्ञान है वो शून्य हो जाएगी और आपको सिद्धांत तो पता चलेगा, लेकिन इसके पीछे कितने कठिनाइयां थी, किस प्रकार से उस विचारक ने उस समाज में उस भीषण आंदोलन के समय ये कार्य करके उसको जागृत किया था, ये हमें समझना होगा इन विचारकों के माध्यम से। आइए इन विचारकों की बात करें। राजनीतिक दर्शन विचारकों के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक दर्शन में हम दो प्रकार से दर्शन पढ़ेंगे। राजनीतिक दर्शन में हम दो प्रकार से दर्शन पढ़ेंगे, एक है पाश्चात्य दर्शन और एक पढ़ेंगे भारतीय दर्शन। एक क्या पढ़ रहे हैं हम? पाश्चात्य दर्शन, और एक पढ़ रहे हैं भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। क्या ऐसा था कि भारत का जो राज्य व्यवस्था है, भारत का जो संविधान है और भारत की जो राजनीतिक सिद्धांत है, वो केवल भारत के विचारकों से नहीं तैयार हो पा रहा था क्या, जो हमें पाश्चात्य दर्शन को पढ़ना था? हमने क्या कहा कि भारतीय संविधान पूरे स्रोतों पर आधारित था। हमने हर देश की अच्छी चीजों को ग्रहण किया है, इसलिए क्या है, पाश्चात्य दर्शन का भी हमारे संविधान पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ सिद्धांत जो हमने कहीं से लिया है वो इन्हीं के द्वारा जन्म लिया है। इसलिए हमें यह भी देखना है कि पाश्चात्य में लोगों ने किस प्रकार अपने विचारों को इतना मजबूती से रखा कि वहां लोकतंत्र जिंदा था, वहां लोगों के अधिकार जिंदा थे, वहां जनप्रभुत्व जिंदा था। इसलिए क्या किया जाए, इन्हें भी पढ़ा जाए। पाश्चात्य दर्शन में बात करते हैं सुकरात। अगर सुकरात की बात ना की जाए और पाश्चात्य दर्शन को पढ़ा जाए तो मुझे लगता है ये शून्य होगा। ये कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ, कहीं ना कहीं दर्शन के साथ बेईमानी होगी, क्योंकि ये समाज और शिक्षा को नई दृष्टि से देखते थे, ये जीवन को एक अलग पहलू से देखते थे। ये क्या चाहते थे, तो ये युवा पीढ़ी के लिए नई शिक्षा, नया विकास चाहते थे। इनका यह मानना था कि शिक्षा मिले, लेकिन उस शिक्षा का क्या हो, उपयोग तो हो। व्यक्ति दर्शन समझे, मतलब आपने वो शिक्षा ले ली। मैं आज फिर आपको बताऊं कि आपकी और हमारी जो शिक्षा है, हो सकता है कि वो रोजगार परक हो। अर्थात हमें एक इस प्रकार शिक्षा की बात हमने की जहां से हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें उससे कुछ प्रतिफल मिल गया, हमारा जीवन यापन चल गया। इन्होंने इस प्रकार के शिक्षा की बात नहीं की थी, इन्होंने वास्तव में शिक्षा की बात की थी। और वास्तव में आपको बता दें, जो प्राचीन काल में हमारी शिक्षा का गौरव रहा है, भारत एक वास्तव में बहुत शिक्षित देश रहा है। उस समय तक्षशिला की बात की जाए, नालंदा की बात की जाए, जब हम उस शिक्षा की बात करते हैं जो आज आपको कहीं ना कहीं विकास दिखता है, वो उस आवाम, उस आधार की ही देन है जो हम आप इतने विकसित हैं। इसका मतलब उस समय का शिक्षा कितना विकसित रहा होगा, जब सुकरात जैसे लोग थे, प्लेटो जैसे लोग थे, अरस्तु जैसे लोग थे। हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी थे, तिलक जी थे, गोखले जी थे, महात्मा जी थे। तब की शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो वो जानते थे कि आने वाली पीढ़ी की जरूरत क्या है, आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा। इन्होंने इस बात को रखा था। सुकरात जी के बारे में कहा जाता है कि ये समाज के ऐसी नजर से देखते थे, नई युवा पीढ़ी को वो विकास देना चाहते थे कि ये समाज के विकास के लिए, नई युवा पीढ़ी को देने के लिए स्वतः जहर का क्या कर गए, जहर ग्रहण कर गए। इनको तो जहर तक दे दिया गया, इसलिए कि वास्तव में शिक्षा की बात करते थे, समाज को बदलने की बात करते थे। और वो टाइम ऐसा टाइम होता था जब तानाशाह शासक इन लोगों की बातें नहीं सुना करता था। हम उस सुकरात को पढ़ेंगे, उस सुकरात को पढ़ेंगे कि जिन्होंने एक ऐसे विचारक को पैदा कर दिया, एक ऐसे विचारक को पैदा कर दिया जिसने वास्तव में बता दिया कि राजनीति शास्त्र का जो उदय होगा, राज्य का जो स्वरूप होगा, वो कैसा होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं का शिष्य तो अरस्तु था। अगर इनके विचार इतने मजबूत ना होते और ये इनसे प्रभावित ना होते तो आज हम और आप राजनीति शास्त्र के इस सिद्धांत को ना समझ पाते। प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। इन पर बताया जाता है कि जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान सुकरात के विचारों से बहुत प्रभावित थे और ये उनके पास चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने। ये इनके विचार को अपनाते हैं और जीवन में लाना चाहते हैं। और यही कारण था कि प्लेटो जब ये जानते हैं
कि सुकरात की मृत्यु हुई, कारण क्या है, तो समाज को नई दिशा देना कारण है। तो प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो सुकरात के विचारों को अपने ऊपर और ढाल लेते हैं और मजबूती के साथ खड़े होते हैं। और इन्होंने सुकरात के विचारों को इस प्रकार अपनाया था कि मैक्सिम महोदय ने यह कह दिया कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। मैक्सिम महोदय ने सुकरात के विचारों के प्रभाव को प्लेटो पर इतना ज्यादा देखा कि इन्होंने यह कह दिया कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, मतलब सुकरात प्लेटो में समाहित हो गया। और यही प्लेटो जिन्होंने न जाने कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख डाले, हम उन ग्रंथों को भी समझेंगे, हम उन सिद्धांतों को भी देखेंगे। बात की जाए अरस्तु की, सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु के बारे में तो पता होगा कि शायद ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदर्श राज्य के सिद्धांत की बात की है, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति कैसे होगी इस बिंदु की बात की है। अरस्तु एक ऐसे दार्शनिक थे, ये इतने योग्य थे कि इनकी योग्यता पे प्लेटो ने कहा है कि तुम क्या हो, तो तुम अकादमी का मस्तिष्क हो, मतलब माइंड ऑफ एकेडमिक हो। अकादमी का मस्तिष्क हो, और इसी अकादमी के मस्तिष्क ने आगे चल के राजनीति का उदय कर दिया, राजनीति के सिद्धांत का उदय कर दिया, राजनीति का उदय कर दिया। इसका मतलब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये तीन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें एक अलग संज्ञा ही दे दी गई, इन्हें एक अलग संज्ञा क्या दी गई, त्रयी, इन्हें त्रयी शब्द में लाया गया। त्रयी मतलब था कि ये तीनों के सिद्धांत और दर्शन पे आधारित है। ये त्रयी मतलब था कि ये गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित है, और तीनों ने समाज को एक नई विचारधारा दे दी, समाज को एक नई राह दे दी। हम आगे जॉन लॉक को पढ़ेंगे, जीन जैक्स रूसो को पढ़ेंगे, थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे, जेरेमी बेंथम को पढ़ेंगे। रूसो के लिए ये कहा जाए कि ये प्रकृति के बड़े प्रेमी थे तो गलत नहीं होगा। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। रूसो ने राज्य की अवधारणा को अलग ढंग से परिभाषित किया है। ये जीन जैक्स रूसो समान इच्छा के सिद्धांत में ये बात बताते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या है, व्यक्ति अपने आप में एक आदर्श है। व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति अब जो व्यक्ति है, जो विकसित होके इस मशीनीकरण का व्यक्ति है वो घातक है, लेकिन जो प्राकृतिक व्यक्ति था वो ज्यादा सही था। वो प्रकृति के साथ रहता था, भले ही बर्बर था, लेकिन वो क्या था, वो प्रकृति को समझता था। इसका मतलब ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत बताने का इनका मेन मकसद क्या था कि व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति वास्तव में स्वतः सर्वत्र है। और इन्होंने ये भी तो कहा व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है, किंतु सर्वत्र क्या है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जंजीर में जब आप स्वतंत्र होते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब तो यही होता है ना कि आप किसी का दबाव नहीं बर्दाश्त करते। आप स्वतंत्र होते हैं किसी की बात मानने या ना मानने के लिए, आप स्वतंत्र हैं, मैं किसी भी तरीके से जीवन जीऊं। तो जब सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज की बाध्यता है। समान इच्छा के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, रूसो की वास्तव में कही जा रही थ्योरी को देखेंगे, रूसो के उस दर्शन को देखेंगे जो रूसो ये बता रहे हैं एक तरफ की मनुष्य स्वतंत्र है और दूसरी तरफ बता रहे कि वास्तव में जकड़ा हुआ है, चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा है। इसका मतलब वो स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं उस स्वतंत्रता को राज्य या समाज ने बाधित कर रखा है। हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर थॉमस हॉब्स की बात है, जेरेमी बेंथम, हम इनको पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स, आपको पता है
कार्ल मार्क्स तो यहां तक कह देते हैं कि अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है, मनुष्य को अपने अधिकारों की बात करनी है, तो ऐसे अधिकारों के लिए हिंसा करना भी गलत नहीं है। यानी आप देखिए कि इतने महत्वपूर्ण इनके विचार दर्शन होते थे, और उन विचार दर्शन का हमारे मध्यम वर्ग पर, हमारे एक आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता था, जो एक दर्शन बनकर हमको आज तक एक नई विचारधारा दे रहा है। लेनिन की बात करेंगे, स्टालिन को पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे। मतलब राजनीतिक दर्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने बताया पाश्चात्य दर्शन को पढ़ेंगे। पाश्चात्य दर्शन में हम इन लोगों को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान पे, भारतीय राजनीति पे, भारतीय स्वरूप पर अगर किसी का अधिक अधिकार होगा या किसी का अधिक प्रभाव पड़ेगा, तो उस जनमानस का पड़ेगा, उस लोकप्रिय व्यक्ति का पड़ेगा जिसके साथ भारत की आम जनता रह रही थी। बात करें मनु की, तो मनु के तो शब्द इतने गहरे हैं कि आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने राजा के लिए क्या कहा। इन्होंने कहा प्रजा का दुख राजा का दुख होता है, प्रजा का दुख राजा का दुख होता है, और प्रजा का सुख राजा का सुख होता है। इसलिए क्या है, राजा को प्रजा के हितों की बात करनी चाहिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने प्रजा के सुख के लिए साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद सबका क्या करना चाहिए, आधार ले लेना चाहिए, सबको जीवित रख लेना चाहिए, सारे तत्वों को समाहित कर लेना चाहिए। किस लिए? प्रजा और राज्य की सुरक्षा के लिए। बात करें कौटिल्य जी की, तो इनके तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ही सबसे सर्वांगीण थे। कैसे? इन्होंने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, इसमें इन्होंने अर्थ को परिभाषित नहीं किया है, इसमें इन्होंने अर्थ द्वारा राज्य को जो मजबूती मिल रही है उसको परिभाषित किया, अर्थात इन्होंने राजनीति को परिभाषित किया है। कौटिल्य ने बताया है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार होना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति में राज्य को क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा राज्य को शरीर मान लेना चाहिए, राज्य को शरीर मान लेना चाहिए। और राज्य को शरीर मान लेने के बाद उसके प्रत्येक अंग का इन्होंने वर्णन कर दिया, और क्या कहा, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, सप्तांग सिद्धांत। हम इसको पढ़ेंगे। जहां दुर्ग की बात की इन्होंने, अमात्य की बात की, राजा की बात की, मित्र की बात की, हम उस सप्तांग सिद्धांत को पढ़ेंगे जो आज के पाश्चात्य दर्शन के राज्य के जो चार तत्व है उस पर आधारित ना होकर राज्य के 7 अंगों की बात करता है और राज्य को शरीर मानते हैं। ऐसे कौटिल्य की बात करेंगे। कौटिल्य और मैकियावेली को अगर पढ़ा जाए तो वो दोनों लगभग एक दिखते हैं। वो बात ऐसी ही करते हैं कि लगता है वो राज्य की उत्पत्ति या राज्य की जो अवधारणा है, दोनों के विचार काफी मिलते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौटिल्य और मैकियावेली में कितना डिफरेंट है। गांधी जी की बात करें तो इनके दर्शन, इनके गुरु थे गोखले जी। गोखले जी महात्मा जी के गुरु थे। गांधी जी ने जो अपना दर्शन दिया, इन्होंने, इनके दर्शन शिक्षा पे भी आपको मिलेंगे, समाज पे भी मिलेंगे, सब पे। लेकिन इनका दर्शन का अगर मैं बहुत महत्वपूर्ण ये करूं, अगर मैं इसे सिलेबस में आपके बहुत महत्वपूर्ण 2 लाइन में डिफिनेट करूं, तो मैं ये कह सकती हूं, अपकार के बदले में अपकार के बदले में किया गया उपकार एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। अपकार के बदले में किया गया उपकार एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। मतलब किसी ने आपको भोजन करा दिया, किसी ने आपको जगह दे दी, किसी ने आपको रात में रुकने को दे दिया और आपने उसके बदले में उसको वही दिया। भाई किसी ने आपको भोजन कराया, आपने उसे भी भोजन करा दिया, तो ये तो उपकार नहीं हुआ ना। लेकिन हो सकता है आप भोजन के लिए गए, उसने आपको दुत्कार दिया। हो सकता है कि आपने किसी चीज की मदद मांगी, उसने आपकी अवहेलना कर दी और आपको हटा दिया। उसके बाद अगर आपने उसका उपकार किया
तो ये क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ये कौन कहता है? तो हमारे महात्मा जी कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं। इन्होंने कहा, इन्हीं का सिद्धांत है कि अगर आपके गाल पे कोई एक तमाचा मारता है, इसका मतलब वो अपकार करता है, अपराध करता है, तो आप स्वतः उसको शिक्षा देने के लिए दूसरा गाल कर दीजिए, वो शर्मिंदा हो जाएगा। और ये सिद्धांत अगर जीवित है तो गांधी जी जीवित है। गांधी जी ने कहा कि अगर हम अपकार के बदले उपकार करते हैं तो सबसे बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ क्या होगा? यही होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में इनके द्वारा लाए गए सिद्धांत, इनके द्वारा दिए गए नियम तत्व इतने महत्वपूर्ण थे कि इन्हें संविधान का पिता घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी ने ही तो बताया कि नारियों की शिक्षा कैसी हो। इन्होंने बताया कि निम्न जात, उच्च जात, ये कोई भेदभाव नहीं है। क्या है? आप अपने को उठा लें, अपने को उठा लें, अपने को शिक्षित कर लें, आप अपने को जान लें। जब आप अपने को जान लेंगे तब आप क्या कर लेंगे? आप अपने देश को जान लेंगे, देश के में चल रहे नियमों को जान लेंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे तब आप उसकी मांग कर लेंगे। ये हमारे अंबेडकर जी थे, जिनका वास्तव में प्रभाव पूरे संविधान पर आपको दिखता, हम इन्हें पढ़ेंगे। बात करें बाल गंगाधर तिलक के लिए, तो शायद भारत के दर्शन पर इनके प्रभाव की बात की जाए तो आपको इनके शब्द बहुत गहरे लगेंगे। भले ही इन्हें अशांति का जनक कहा गया, इन्हें अशांति का जनक कहा गया, मगर यही वो हैं, यही वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहली बार 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान सभा की मांग की थी। यही वो शख्स है जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि अगर अस्पृश्यता का समर्थन ईश्वर करता है तो मैं ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता हूं। ये तिलक जी थे जो क्या कहते थे? समाज कैसा हो तो समता मूलक हो, हमें संविधान चाहिए। और क्या इन्होंने कहा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनके दर्शन को पढ़ेंगे। गोखले जी अध्यात्म की बात करते थे। गोखले जी राज्य को थोड़ा सा अध्यात्म से जोड़ते थे। हम उनके दर्शन को अलग तरीके से देखेंगे। इसका मतलब हमने क्या किया? हमने अब तक भारतीय संविधान जो सबसे बड़ा टॉपिक आपके सामने था, उसके सब टॉपिक को देखे, हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर हमने राजनीतिक दर्शन को देखा, हमें क्या क्या पढ़ना है। और राजनीतिक दर्शन में भी हमें पाश्चात्य दर्शन को और पाश्चात्य दर्शन के जो चिंतक हैं उनको किस तरह पढ़ना है, और भारतीय दर्शन के जो चिंतक हैं उन्हें किस तरह पढ़ना है। तो ये सब मेजर जो टॉपिक था दूसरा, उस टॉपिक में जो छोटे छोटे सब टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, हमने उसको देखा। अब बात करते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत की, कैसे राजनीतिक सिद्धांत की? जिस पर राज्य की समस्त नीतियां और सिद्धांत परिभाषित है, जिस पर राज्य की समस्त नीतियां और सिद्धांत परिभाषित हैं, हम उस राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं। इस राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे? आइए इस पर चर्चा कर ली जाए। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को देखें और इसके अंदर के टॉपिक को ढूंढें तो इसमें सबसे पहले हम राज्य की परिभाषा, प्रकृति और उसके क्षेत्र की बात करते हैं। राज्य की परिभाषा, प्रकृति और उसके क्षेत्र की बात करते हैं, अर्थात ये पहला टॉपिक है जो राजनीतिक सिद्धांत का है और हम उसको पढ़ेंगे। राज्य की परिभाषा क्या जरूरत पड़ी? भैया जिस राज्य में रहते हैं हम जाने तो कि राज्य क्या है। अब सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य के हैं वो नहीं चलेंगे। क्या चलेगा? कहा गया भैया पहले जान लीजिए कि राज्य क्या है। तो राज्य 4 आधारों पर कार्य करता है। एक, इसको निश्चित क्षेत्रफल दे दीजिए, अर्थात निश्चित भूभाग दे दीजिए। दूसरा क्या कर दीजिए? तो कहा गया दूसरा, इन्हें राज्य में रहने वाले निवासी अर्थात जनसंख्या, जिन्हें क्या कहेंगे आप, उस राज्य का नागरिक, वो दे दीजिए। तीसरा, इनके लिए एक सरकार का गठन कर दीजिए। और सरकार कैसी हो? सरकार कैसी हो? तो सरकार संप्रभु हो। अगर ये 4 तत्व जो आपको स्लॉट पे दिख रहे हैं, 4 तत्व समाहित है तब राज्य है। और राज्य को
क्या किया जाए, ये 4 तत्व दे दीजिए और 4 तत्वों में देख लीजिए वो राज्य संप्रभु है। अगर संप्रभु है तो उसमें एक सरकार होगी, और सरकार कैसी होगी, तो उस नागरिक के जन प्रभुत्व के द्वारा निर्मित की गई सरकार होगी। और क्या होगा, तो उसका अपना एक क्षेत्रफल होगा। हम राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे, उसका प्रकृति पढ़ेंगे, राज्य की प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब राज्य के नेचर की बात जो की जा रही है, लोकतांत्रिक है कि गैर लोकतांत्रिक है। क्षेत्र को पढ़ेंगे, राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ेंगे। अब राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत पे अब समझिए, हो सकता है कि हमें इसे पढ़ते समय पाश्चात्य चिंतकों को पढ़ना पड़े और भारतीय चिंतकों को, हम उसकी भी बात करेंगे। राजनीतिक शास्त्र परिभाषा, प्रकृति क्षेत्र, ये पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का हमको टीचर बनना है, जिस सब्जेक्ट का हमको टीचर बनना है और जिस सब्जेक्ट के लिए हम यहां आए हैं, अगर हम उसी के बारे में नहीं जानते, उसके प्रकृति को नहीं जानते, ये नहीं जानते कि उस राजनीति शास्त्र में उस देश के कहीं ना कहीं इतिहास का भी कुछ प्रभाव पड़ा है, उस देश का राजनीति यानी जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो कैसी है, तो भैया राजनीति शास्त्र का उदय ही होता है राज्य प्लस नीति से। जिस प्रकार राज्य का स्वरूप होगा उसी प्रकार वहां की नीतियां बनेगी। हम इन सब का व्याख्या करेंगे, ये एक विषय के रूप में हम पढ़ेंगे। विषय के रूप में परिभाषा किसने क्या कहा, उसकी प्रकृति कैसी है, क्षेत्र, हम सब कुछ पढ़ेंगे। राज्य के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के विभिन्न सिद्धांत क्या हो सकते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम क्या देख रहे हैं, संप्रभुता, स्वतंत्रता, अधिकार, कानून, दंड। आपने कहा मैं स्वतंत्र हूं, आपने कहा मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। ये तो रूसो भी आपको बता दे रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सर्वत्र क्या है, जंजीरों से जकड़े हुए हैं। आपने कहा मैं स्वतंत्र हूं, पूछा कि आप कैसे स्वतंत्र हैं, आपने कहा कि मैं इस प्रकार स्वतंत्र हूं कि मैं क्लास के टाइम को कब लेता हूं, क्लास में कौन सा लेक्चर मुझे देना है, कब करना है, ये मेरा है। यानी क्या था, आपने बताया इस क्लास की अंदर की सारी चीजें, यानी इंटरनल राइट किसका है, तो मेरा है। लेकिन क्या आपने ये बताया कि आप जिस क्लास में हैं उस क्लास को जिसने बनाया है, उस क्लास के ऊपर जिसका पूरा हक है, वो वह अधिकार कहाँ है, ये कौन बताता है, संप्रभुता बताती है कि जब आपके अंदर स्वतंत्रता जो क्षणिक मात्र आपको दिखती है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हो जाए। इसका मतलब ना तो इंटरनल आप पे किसी भी प्रकार का प्रेशर हो, ना एक्सटर्नल प्रेशर हो। मतलब सावर्ण कब आप होंगे, सावर्ण आप तब होंगे जब इंटरनल अफेयर्स आपके फ्री हो, एक्सटर्नल अफेयर्स फ्री हो, किसी का किसी भी प्रकार से बाउंड ना हो, प्रेशर ना हो, आपको कोई बाउंड ना कर पाए, तब आप संप्रभु हैं। संप्रभुता तो इतनी बड़ी चीज है कि अगर इसे छीन लीजिए तो एक राज्य की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। राज्य के आवश्यक तथ्यों में ही सबसे बड़ा ये है, और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि राज्य के चारों आवश्यक तत्वों में ऐसा कौन सा चीज है जिसे हटा दिया जाए तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो वो संप्रभुता है। इसलिए इसको पढ़ना है। अधिकार, आप उस राज्य के नागरिक हैं, आप उस राज्य के नागरिक हैं, इसलिए नागरिक होने के नाते आपके कुछ अधिकार होंगे। और आप एक मानव हैं, इसलिए मानव होने के नाते भी आपके कुछ अधिकार होंगे। तो क्या किया जाए, अधिकारों को जाना तो जाए कि अधिकार क्या है। भाई दास और सेवक में क्या फर्क है, सेवक कुछ समय के लिए आएगा, वो एक नियत अवधि के लिए कार्य करेगा और उसका कार्य फिक्स होगा कि क्या करेगा, यानी उसके पास अधिकार होगा टाइम से आना, टाइम से जाना। उसके पास अधिकार होगा कि अपने कार्य का प्रतिफल लेना। उसके पास अधिकार होगा कि वो अपने को बता सके कि मैं इतना योग्य हूं इसलिए मैं यही कार्य करूंगा। लेकिन दास के पास ये अधिकार नहीं होता है। दास क्या होता है, दास तो वो होता है जो अधिकार विहीन होता है। उसको यही नहीं पता होता है कि दिन कब है, रात कब है, मेरी वास्तविक जरूरत यहाँ कब है। इसका मतलब अगर हम ऐसे अधिकारों को नहीं जानेंगे तो हम ये नहीं जानेंगे कि वास्तव में मानव होने के नाते हमारे पास क्या अधिकार है और एक नागरिक होने के नाते क्या अधिकार है। फिर कानून, ये बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस देश के कानून को जाने। जैसे मान लीजिए आप तेज गाड़ी चला रहे थे और किसी का मर्डर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपके द्वारा उसको चोट लगी और वो व्यक्ति मर गया। आपने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता था, मुझे ये तो पता था कि इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे इतने वर्ष का कारावास हो जाएगा या इतना जुर्माना लग जाएगा। तत्काल विधि आपसे कहती है
कि आप अपने देश के नागरिक हैं, इसलिए नागरिक होने के नाते आपको अपने देश की विधि जानना आवश्यक था। इसलिए कानून क्या है और उस कानून के पीछे दंड क्या है, ये जानना अति आवश्यक है। हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र, हम कब यहां थे और कब हम यहां पहुंच गए? कब प्रजा अपने सरकार के नियमों में सहभागिता देने लगी? कब प्रजा मांग करने लगी? कब प्रजा ने कहा कि भैया ये डेमोक्रेट है और मेरे लिए बनाया जा रहा है, इसलिए मेरे अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं आपके खिलाफ याचिका दायर करूंगा। इसका मतलब प्रजातंत्र कहां जीवित है और अधिनायक तंत्र कहां जीवित है, यह समझा जाएगा। अधिनायक तंत्र में भी संविधान का स्वरूप क्या है, अधिनायक तंत्र किस प्रकार तानाशाह की सर्वोच्चता को दिखाता है, किस प्रकार तानाशाह की निम्नता को दिखाता है, किस प्रकार यह बताता है कि अधिनायक तंत्र से अलग होकर जब हम एक लोक प्रभुत्व की बात करते हैं तब वो प्रजातंत्र हो जाता है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। यानी हमने ये देखा राजनीतिक सिद्धांत में हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। अब आइए, हमने तीनों चीज देख ली, यानी जो तीनों बड़े टॉपिक थे उन टॉपिक के अंदर जो छोटे छोटे खंड थे हमने उसकी बात कर ली। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना अति आवश्यक है। उन सिद्धांतों की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर उनकी व्याख्या नहीं की गई तो हमारे ये सारे के सारे आधार धराशायी हो जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा, किस टॉपिक को पकड़ के क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, ना तो हमें पता है ना आपको पता है। किसी भी सिलेबस की टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को ना छोड़ा जाए। हमने यहाँ जितना लिखा है हो सकता है उसमें कुछ बचा हो आपको लगे वो भी पढ़ाया जाएगा। मैंने कहा कि आप जुड़िए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया जाए। आप टीजीटी पीजीटी से अपने को ऊंचे स्तर पर पाएंगे, ये हमारी संकल्पना है। ये हमारे कोचिंग परिवार की इच्छा है कि आप यहाँ से जाएं तो आप ये कह के जाएं कि हमने जहां से भी पढ़ा था, राजनीतिक शास्त्र को, पॉलिटिकल साइंस को, नागरिक शास्त्र को इस प्रकार पढ़ा था कि अगर हमसे कोई कहीं भी इस बात पर व्याख्या दिला ले तो मैं खड़ा होके दे सकता हूं या दे सकती हूँ। तो कोशिश यही है, जो टॉपिक यहाँ आपको नहीं दिख रहे हैं, जो कहीं सिलेबस में होंगे वो भी पढ़ाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनकी व्याख्या करेंगे। कैसे? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद, वाद मतलब होता है विचारधारा, वाद मतलब होता है एक थ्योरी। किसकी बात कर रहा है? तो व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। हम पढ़ लेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, तो क्या है? जो पूंजीवाद तो पूंजी को बढ़ावा दे रहा है, व्यक्ति को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। साम्यवाद क्या कर रहा है? तो साम्यवाद टोटली राज्य पे डिपेंड की बात कर दे रहा है। और समाजवाद क्या कह रहा है? जहां राज्य और प्रजा सब मिलकर लोक कल्याणकार की स्थापना की बात करें, उसकी बात कर रहा है। उदारवाद, लिबरलिज्म, हम इसको देख लेंगे कि उदारवाद क्या है, इसको परिभाषित कर लेंगे। उदारवाद कैसे पनपता है, उदारवाद का कैसे पनपने के बाद उसका विनाश होता है, हम इसको भी देख लेंगे। यानी उदारवाद कितना विकसित है हम इसको भी देखेंगे। फिर फासीवाद, एक अलग ही विचारधारा है, एक अलग विचारधारा है, इसको पढ़ना है। और वैज्ञानिक समाजवाद, इसको देखेंगे। लोकपाल, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन सब के अस्तित्व को हटा दिया जाए तो संविधान या आपकी जो राज्य व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है। राजनीतिक दल हम आप बनाते हैं, हमें आपको स्वतंत्रता है कि हम अपना संगठन दल बना लें, और उसमें ये भी तो हमें है कि हम दल बदल करेंगे तो किस कानून के तहत हमें कौन सी सजा है, हमारा कब योग्यता, हमारी कब सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। शासन का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट, शासन का स्वरूप। हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, अथवा संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, या हम अध्यक्षात्मक की बात करते हैं। हम अमेरिका के अध्यक्षात्मक की ओर शासन कर लें कि हम ब्रिटेन की संसदात्मक की तरह शासन कर लें, हमको ये कैसे पता चलेगा? जब हम शासन के स्वरूप को देखेंगे। जब सत्ता किसी एक में समाहित हो जाए और वो तानाशाह के रूप में कार्य करने लगे, तब हम समझ लेंगे कि एकात्मक। यानी हम इन सब मुद्दों पे गहनता से अध्ययन करेंगे, इन सब मुद्दों पर हम एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। संसदात्मक से हम रूबरू हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था उसी प्रकार से चली आ रही है।
संघात्मक, एकात्मक, और इसी संघात्मक के साथ आगे हम अर्धसंघीय भी पढ़ लेंगे, इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कुछ शब्द वहां लिखे ना हो, लेकिन पढ़ाने में वो सारे शब्द आएंगे जरूर। फिर नौकरशाह, नौकरशाह और सरकार, नौकरशाह और सरकार और संविधान किस प्रकार एक दूसरे की शक्तियों को समन्वित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, इस पर चर्चा होगी। नौकरशाह क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, नौकरशाह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अमूमन भी हमें मानव होने के नाते आना चाहिए। अगर हम शिक्षित हैं, हमें नौकरशाह शब्द नहीं पता है, तो इसका मतलब हम कहीं गलत दिशा में हैं। हमें इन सब शब्दों से रूबरू होना चाहिए, इन सब शब्दों को हमें समझना चाहिए और ये शब्द हमें आने चाहिए। ये सारे टॉपिक पे चर्चा होगी और एक एक टॉपिक को उठाया जाएगा। मैंने कहा स्ट्रेटेजी वही होगी, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे, उससे जितने भी संबंधित डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, सारी जानकारियां देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उससे जुड़े विगत वर्षों से अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने प्रॉब्लम्स आए हैं, उन सबको क्लियर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता अगर हम इस प्रकार कार्य करेंगे तो सफलता हमसे दूर होगी। बस तब दूर होगी जब हम कोशिशों में कमी करेंगे, तब दूर होगी जब हमको यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है। पहला मुद्दा यही है कि दोस्तों हमें यह नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले यह पता करें कि हमें पढ़ना क्या है। आज मेरा केवल और केवल टॉपिक यही था कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या और किस तरीके से पढ़ना है, इसकी व्याख्या किस प्रकार की जाए कि हमें चीजें समझ में आ जाए, कैसे समझाया जाए आपको कि आप रटे ना समझें। तो आज के टॉपिक को हमने इसी तरीके से सिलेबस को तोड़ने की कोशिश की जिससे आपको समझ में आए। इसलिए सबसे पहले याद रखें, इस क्लास को लेते समय तत्काल इस सिलेबस को नोट कर लें और नोट करने के बाद एक एक टॉपिक को उठाते चले जाएं मेरे साथ। जैसे वो टॉपिक उठेगा उसके बाद उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और एक दिन लाइव चैट के माध्यम से तो हम लोग रूबरू होंगे। आपके सारे जो भी आपके मन में सवाल होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उन पे चर्चा होगी। तो मुझे लगता है आज सिलेबस पे आपको काफी जानकारी मिल गई है। इस सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और इसी सिलेबस को नोट करने के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि मैंने फिर बताया अच्छी रणनीति क्या होती है। हमें युद्ध में उतरना है, हमें युद्ध में उतरना है और हमें अपने अस्त्र शस्त्र का ही ज्ञान नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि मैं किस शस्त्र को चलाने में निपुण हूं और नहीं हूं तो कैसे निपुणता आएगी। तो मेरा युद्ध में जाना क्या है, बेईमानी है। इसलिए क्या करिए, पहले अस्त्र शस्त्र तैयार करिए, सारे सिलेबस को लाएं, लिखें, नोट करें और टॉपिक वाइज उठा लें और उसको रट डालें, पढ़ डालें, समझ डालें। किस प्रकार हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, इस ओर कदम बढ़ाएं। मुझे नहीं लगता सफलता से दूरी होगी। इसलिए आज ये सिलेबस का है। अब आपके समक्ष एक एक लेक्चर स्टार्ट होगा। देखते हैं किस लेक्चर से आपको ज्यादा अच्छे से अच्छी चीजें बताने की कोशिश की जा सकती है। धन्यवाद मित्रों, पढ़ें, सफल रहें। शुक्रिया।